जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ रचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के संबंध में पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं किसकी? हिंदी व्याकरण की। तो दो शब्द हैं, एक तो हिंदी और दूसरा शब्द कौन सा है? व्याकरण। पहले इन शब्दों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में जानेंगे हम लोग किसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हिंदी की। तो हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है सिंधु शब्द से। किस शब्द से हुआ है? सिंधु शब्द से। ईरानियों द्वारा सिंधु के पड़ोस में रहने वाले लोग सिंधी, लेकिन सा का उच्चारण हा में करने के कारण वही सिंधी से शब्द बन गया कौन सा? हिंदी। यानी सिंधु से हिंदू, हिंदू से भारतवर्ष का नाम पड़ा हिंदुस्तान, और उसी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए विशेषण रूप में जो शब्द प्रयोग किया गया वो किया गया कौन सा? हिंदी। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो ईरानियों द्वारा किया गया वो किस रूप में किया गया? विशेषण रूप में। तो ये भी आप लोगों को जान लेना है कि किस रूप में किया गया? विशेषण रूप में। किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। अब ईरानियों के द्वारा चूँकि उच्चारण किया गया है तो इसलिए ये आपका हिंदी शब्द हो किस भाषा का जाएगा? तो हिंदी शब्द आपका हो जाएगा किस भाषा का? फारसी भाषा का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ईरान का पहले नाम क्या था? फारस। आज भी इंडिया का मैप हम लोग जानते हैं तो उसमें दिया होता है क्या? फारस की खाड़ी। तो वही ये है आपका ईरान। तो ये तो हिंदी शब्द के बारे में इतिहास रहा। सब उसके बाद संविधान में चूँकि हिंदी का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं में से शामिल जो भाषा है वो आपकी हिंदी भी है, तो इसलिए थोड़ा चर्चा उसकी भी कर लेते हैं। उसके संबंध में क्या है? सबसे पहले 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में ये बात रखी गई कि हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बेलगांव में हुआ था 1924 कर्नाटक में। लेकिन उसके बाद फिर वो आपका संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में भी गोपालास्वामी अयंगर के द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तावित किया गया, और संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी क्या बनी? राजभाषा। चूँकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनी, इसीलिए 14 सितंबर को मनाते क्या हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी के साथ स्टैटिक याद रखेंगे कि एक डेट होती है आपकी कौन सी? 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। इसी 10 जनवरी के साथ में रखेंगे 21 फरवरी। एक और डेट आपको याद रखनी है, कौन सी? 21 फरवरी। 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस। तो कुल मिलाकर 3 डेट आपको याद रखनी है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्योंकि जब राजभाषा बन गई तो संविधान में भी इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया होगा। तो संविधान में जो स्थान दिया गया उस स्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्थान की। किसकी? राजभाषा की। राजभाषा है कौन सी? हिंदी। चूँकि भाषाएं आपकी आर्टिकल 343 से 351 तक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? केवल हिंदी की। तो हिंदी के संबंध में जो स्थान है, संवैधानिक स्थान, उसमें बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 17 यानी संविधान के भाग 17, इस भाग 17 के अंतर्गत आपकी आएगी अनुसूची। अनुसूची कौन सी? 8वीं। यानी संविधान में भाग 17 उसकी अनुसूची कौन सी? 8वीं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद। कौन सा? अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन सा? 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा कौन सी है? हिंदी। यानी आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है कि हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी। और स्टैटिक का इसी के साथ प्रश्न आपको याद रखना है ये कि जो आपकी देवनागरी लिपि है वो उद्भव उसका किसके हुआ है? तो उसका हुआ है उद्भव ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि है किसकी? तो अशोक के कुछ शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा सन 1837 में शिलालेख सर्वप्रथम पढ़े गए। तो स्टैटिक के प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक तो यहाँ से कि आर्टिकल 343 से अगर हम 100 कम करें तो आर्टिकल आता है 243। 243 में क्या होता है? पंचायती राज। फिर उस 243 से 100 और कम करेंगे तो आपका आर्टिकल आता है कौन सा? 143। 143 में क्या होता है? राष्ट्रपति का परामर्श जो होता है सुप्रीम कोर्ट से, उसका उल्लेख किया गया है किसने? आर्टिकल 143। तो इसके साथ में 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। 343 में राजभाषा, 243 में पंचायती राज और 143 में आपका राष्ट्रपति का परामर्श किससे? सुप्रीम कोर्ट से।
तो और स्टैटिक के प्रश्न आपके ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं किसकी हम लोग, अब बात करते हैं किसकी, व्याकरण। तो व्याकरण को जब हम लोग शब्दों में तोड़ते हैं तो एक तो शब्द आता है कौन सा, वी, दूसरा शब्द आता है कौन सा, आ, और तीसरा मूल शब्द आता है कौन सा, करण। यानी 3 भागों में टूटता है, एक तो वी, दूसरा आ और तीसरा शब्द कौन सा, करण। ये वी क्या है, तो वी आपका क्या है, उपसर्ग। वी क्या है, उपसर्ग। ये आ भी क्या है, ये आ भी क्या है, उपसर्ग। और ये करण क्या है, ये करण है आपका मूल शब्द। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके या तो उसके अर्थ को विशेष कर दें, या तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, या तो शब्द में परिवर्तन कर दें, वो शब्द कहलाते हैं आपके कौन से, उपसर्ग। तो इसलिए इसमें उपसर्ग आपने देखा कि कितने हैं, 2, एक तो वी और दूसरा कौन सा, आ। तो इसलिए इस शब्द को कहेंगे क्या, द्वि उपसर्गीय। कैसा शब्द होगा ये, द्वि उपसर्गीय। फिर आप लोग देखिए कि यहाँ वा के बाद कौन सा स्वर निकलेगा, ई। यहाँ से स्वर कौन सा निकलेगा, ई। यहाँ से स्वर कौन सा निकलेगा, आ। जब ई का योग किसी विजातीय पद से होता है तो ई का परिवर्तन हो जाता है किसमें, या में, और ये आ इसी के साथ में जुड़ जाएगा तो ये शब्द क्या बन जाएगा, या। तो इधर आपका बचा शब्द कौन सा, वाह, उसी में जुड़ जाएगा ये शब्द या, और इधर ये शब्द बन जाएगा कौन, करण। यही जुड़ करके शब्द बन जाएगा आपका कौन सा, व्याकरण। क्या शब्द बन जाएगा, व्याकरण। तो व्याकरण में आप लोगों को पता चल गया कि ई के साथ आ जुड़ता है, और जब ई के साथ आ जुड़ता है तो परिवर्तन या में होता है, उ के साथ वा जुड़ता है तो परिवर्तन वा में होता है, और री के साथ जब कोई स्वर जुड़ता है तो परिवर्तन रा में होता है। यही संधि आपकी कहलाती है कौन सी, यड़ संधि। क्या कहलाती है आपकी, यड़ संधि। तो संधि आपको याद रखनी है कि व्याकरण में उपसर्ग कितने हैं, 2। संधि कौन सी है, यड़ संधि। और सर यड़ संधि ये प्रकार है किसका, तो स्वर संधि का। यड़ संधि किसका एक प्रकार है, स्वर संधि का। तो व्याकरण में हमने देखा कि 2 उपसर्ग हैं, दूसरा संधि कौन सी है, तो संधि आपकी है कौन सी, यड़ संधि। यड़ संधि प्रकार किसका है, स्वर संधि का। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, लिंग की। हिंदी में लिंग कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो व्याकरण का प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग से लिंग की पुष्टि हो जाती है। तो व्याकरण पढ़ी जाती है कि व्याकरण पढ़ा जाता है, तो व्याकरण पढ़ी जाती है, यही वाक्य सही है। तो इसलिए लिंग की दृष्टि से ये शब्द क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। फिर बात करते हैं किसकी, वचन की। अगला बात करते हैं किसकी, वचन की। तो वचन भी हिंदी में कितने होते हैं, 2। एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो अब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण की क्रिया के साथ में जब प्रयोग करेंगे वाक्य का, तब आपको पता चल जाएगा कि वचन कौन सा है। तो व्याकरण पढ़ी जाती हैं या व्याकरण पढ़ी जाती है, तो आपको पता है कि वाक्य कौन सा सही है, व्याकरण पढ़ी जाती है। तो इसलिए इस वचन की दृष्टि से यह शब्द क्या हो जाएगा आपका, एक वचन। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है, यड़ संधि। क्यों, क्योंकि ई और आ का योग हो रहा है, परिवर्तन या में हो रहा है, जो परिवर्तन कहाँ होता है, यड़ संधि में। यही यड़ संधि प्रकार किसका है, स्वर संधि का। फिर बात करते हैं उपसर्ग कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक तो वी और दूसरा उपसर्ग कौन सा है, आ। फिर बात करते हैं किसकी, लिंग की। तो लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। फिर बात करते हैं वचन की। तो वचन कौन सा है, एक वचन। फिर बात करते हैं कि व्याकरण के जनक, व्याकरण के जनक, इन्हीं जनक को कह दिया जाता है क्या, वैयाकरण। क्या कह दिया जाता है, वैयाकरण। याद रखेंगे, एक शब्द में पूछा जाता है व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण। तो व्याकरण आपको जनक के रूप में, आधुनिक जो व्याकरण का जनक होता है वो कहे जाते हैं कौन से, सोसूर। नाम क्या है, सोसूर। बहुत कम नाम मिलता है इनका, लेकिन आप लोगों को विशेषकर याद रखना है क्या, जो आधुनिक हिंदी व्याकरण के जनक हैं वो कौन है, सोसूर। लेकिन अगर बात की जाए कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है, तो दूसरा नाम आता है कौन सा, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। कहीं कहीं किशोरीदास वाजपेयी का भी नाम मिलता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी व्याकरण के रूप में कामता प्रसाद गुरु, सोसूर और आपके जो कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी, उन सबका वर्चस्व है। इन्हीं कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्याकरण का पाणिनि। व्याकरण का पाणिनि, व्याकरण का पाणिनि। तो आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को, लेकिन हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी को। तो ये आपको हिंदी के बारे में कम से कम इतनी जानकारी और व्याकरण के बारे में कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए, जो आपके प्रश्न क्या हैं, कम से कम स्टैटिक। उसके बाद बात करते हैं, अगर स्टैटिक प्रश्न की बात करें तो यहाँ सिंधु से याद रखेंगे हम लोग क्या, सिंधु समझौता। आप लोग अगर जीएस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक हुआ था क्या, सिंधु समझौता। सिंधु नदी के जल के लिए एक सिंधु समझौता हुआ था। ये कब हुआ था, तो हुआ था ये 1960 में। किसकी सहायता से हुआ था, तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया था। तो इस
पूरे तथ्य में आपको स्टैटिक के प्रश्न कितने मिले? एक तो राजभाषा के साथ जो आर्टिकल जुड़े 343, तो 343 के साथ 243 और 243 के साथ 143 राष्ट्रपति का परामर्श सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ सिंधु से याद रखना है आपको। सिंधु समझौता कब हुआ? 1960 में। किसके द्वारा कराया गया? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच करवाया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा। इतना आपको कम से कम याद रखना है। फिर यहाँ फारसी से आपको याद रखना है क्या? कि फारस की खाड़ी भी होती। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी? हिंदी व्याकरण की। तो इतना जानकारी आपको रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो अब आपको जो क्रम होता है उस क्रम के अनुसार हम बताएंगे कि आपको हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना आता है। उस क्रम में सबसे पहले स्थान आता है किसका? ध्वनि का। किसका आता है स्थान? ध्वनि का। इस ध्वनि से ही निर्माण होता है किसका? शब्द का। ध्वनि से निर्माण होता है किसका? शब्द का। लेकिन ध्वनि और शब्द, इनके बीच में भी एक शब्द आता है, वो क्या होता है? वर्ण। यानी ध्वनि से अगर सही बात करें तो ध्वनि से निर्माण होता है किसका? वर्ण का। और इस वर्ण से निर्माण किसका होता है? शब्द का। यानी ध्वनि से वर्ण का, वर्ण से निर्माण किसका होता है? शब्द का। और इसी शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? पद। यानी शब्द को ही क्या कह देते हैं? पद। और इसी शब्द से निर्माण होता है किसका? वाक्य का। इसी शब्द से निर्माण किसका होता है? वाक्य का। वास्तव में शब्द और वाक्य, इन दोनों के बीच में एक और कड़ी आती है जिसको कहते हैं हम लोग पदबंध। लेकिन पदबंध की बात इस समय नहीं करेंगे। वाक्य और इसी वाक्य से निर्माण होता है किसका? भाषक। तो क्रम आपको याद रखना है। ध्वनि, ध्वनि से निर्माण किसका होगा? वर्ण का। वर्ण से निर्माण किसका होगा? शब्द का। शब्द को दूसरा नाम क्या देते हैं? पद। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उस वाक्य के लिए वही शब्द क्या कहलाता है? पद। जैसे रमेश खेलता है, तो पूरे वाक्य में चाहे रमेश, चाहे खेलता, चाहे है, ये इस पूरे वाक्य के लिए क्या होगा? पद। तो वाक्य, वाक्य आप लोग जानते हैं कि भाषा की पूर्ण इकाई होती है वाक्य। तो इन शब्दों को याद रखेंगे। अब देखिए इनकी जो पॉइंट बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? एक तो ये अपने आगे वाले या अपने पीछे वाले से संबंध रखेंगे, और दूसरा इस भाषा को दूसरा नाम दिया जाता है क्या? जो आपको इसका दूसरा नाम दिया जाता है अभिव्यक्ति का माध्यम। दूसरा नाम क्या दिया जाता है? अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या कहलाती है? भाषा। तो इसलिए एक तो प्रश्न यहाँ से बनेंगे डायरेक्ट आपके भाषा से, यानी अभिव्यक्ति के माध्यम से। दूसरे बन सकते हैं इस आगे वाले के पीछे से और पीछे वाले का आगे वाले से। तो चलिए संबंध देखते हैं। ये आपकी क्या है? ध्वनि। ध्वनि को अगर भाषा से संबद्ध करें तो इस क्रम में सबसे बाद में बनती है भाषा। सबसे बाद में क्या बनती है? भाषा। तो अगर बात करें कि भाषा की मूल इकाई क्या है, तो हो जाएगी ध्वनि। तो सबसे पहला पॉइंट यही है क्या? भाषा की मूल इकाई, या यहाँ से लिखते हैं इसको, भाषा की मूल इकाई। तो भाषा की मूल इकाई क्या हो गई? ध्वनि। तो आपको पता चला कि भाषा की मूल इकाई क्या हो गई? ध्वनि। लेकिन ध्वनि को हम लिख तो सकते नहीं, केवल क्या कर सकते हैं? उच्चारित। तो इसलिए चाहे न्यूनतम इकाई की बात करें, मूल इकाई की बात करें, चाहे कह दे न्यूनतम मौखिक इकाई, चाहे क्या कह दी जाए? न्यूनतम मौखिक इकाई। तो न्यूनतम अगर मौखिक इकाई भी कह दी जाए तब भी वो क्या होगी? ध्वनि। तब भी वो क्या होगी? ध्वनि। तो ध्वनि भाषा की मूल इकाई है, चाहे कह दिया जाए क्या? न्यूनतम मौखिक इकाई है। चूँकि इन्हीं ध्वनि का लिखित रूप क्या होते हैं? वर्ण। तो इसलिए तीसरा पॉइंट जोड़ सकते हैं क्या? वर्ण की निर्माणक इकाई। तो तीसरा पॉइंट इसी में जोड़ सकते हैं क्या? वर्ण की निर्माणक इकाई। पॉइंट क्या जोड़ सकते हैं? वर्ण की निर्माणक इकाई। अब ये वर्ण की निर्माणक इकाई हो गई। याद रखेंगे कि इसी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। कभी विस्तार में चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि वर्ण और अक्षर में अंतर तो होता है, क्योंकि अक्षर की परिभाषा होती है न क्षरति इति अक्षरा। तो वो परिभाषा आपको जो अंतर होता है वो आपको बताएंगे जब क्लास ली जाएगी। फिलहाल समझिए कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। लेकिन न्यूनतम मौखिक इकाई भी कही जाती है तब भी क्या होती है? ध्वनि। और वर्ण की निर्माण इकाई क्या होती है? ध्वनि। अब बात करते हैं किसकी? वर्ण की। तो वर्ण आपको पता है कि वर्ण किसके द्वारा बनते हैं? ध्वनि से। तो इसलिए पहला पॉइंट इसी में लिखेंगे कि ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होते हैं? वर्ण। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? ये ध्वनि का लिखित रूप। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या होते हैं? ध्वनि। पहला पॉइंट तो ये बना। दूसरा अब कहाँ से पॉइंट बनेगा? यहाँ भाषा से। अब देखिए भाषा की ये तो इकाई थी कैसी? न्यूनतम मौखिक। लेकिन ये इकाई न्यूनतम कैसी हो जाएगी? क्योंकि वर्णों को, अक्षरों को क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगी भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई। भाषा की न्यूनतम
भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई, तो भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई हो जाएगी ध्वनि, लेकिन भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई ये आपकी क्या हो जाएगी, हो जाएगा वर्ण। और तीसरा पॉइंट यही कि एक पॉइंट बनेगा पीछे वाले से, एक पॉइंट बनेगा सबसे आगे वाले से, और एक पॉइंट बनेगा कहाँ, आपने जस्ट आगे वाले से। तो ये शब्द है, शब्द का निर्माण होता किससे है, वर्ण से। तो इसलिए जिस प्रकार ध्वनि निर्माणक इकाई थी वर्ण की, उसी प्रकार वर्ण निर्माणक इकाई है किसकी, शब्द की। तो अगला पॉइंट आपको यही लिखना है कि शब्द की निर्माणक इकाई, शब्द की निर्माणक इकाई, तो शब्द की निर्माणक इकाई, तो शब्द की निर्माणक इकाई है आपका कौन सा, वर्ण। अब बात करते हैं किसकी, शब्द की। अब बात किसकी करते हैं, शब्द की। अब देखिए ध्वनि जो थी इसको हम केवल उच्चारित कर सकते थे, वर्ण जो थी था इसको हम केवल लिख सकते थे, लेकिन जो शब्द है इसका अपने आप में अर्थ भी है, क्योंकि इससे पहले न तो वर्ण का अपने आप में अर्थ था, न तो कोई ध्वनि का अपने आप में अर्थ था। तो इसलिए इसको जब यहाँ भाषा से संबद्ध करेंगे तो पहला पॉइंट यही बनेगा, क्या, भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई, क्योंकि इससे पहले जो वर्ण है या ध्वनि है इसका अपने आप में अर्थ नहीं है। तो इस शब्द के बारे में पहला पॉइंट यही लिखेंगे, भाषा की, इस भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम भी कह सकते हैं, भाषा की न्यूनतम, भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई, कैसी इकाई, सार्थक इकाई। तो भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई ये क्या कहलाते हैं, आपके शब्द। और शब्द और पद एक ही बात है, आपको हमने बताया कि किसी वाक्य के लिए कोई शब्द क्या कहलाता है, पद। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट आपको एक मिलेगा पीछे से, यानी ये वर्ण है, ये क्या है, शब्द। तो वर्णों का अगर जोड़ दिया जाए, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ दिया जाए, उनके जोड़ने से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, तो वही कहलाता है क्या, शब्द। तो इसमें दूसरा पॉइंट यही लिखेंगे, क्या, वर्णों का सार्थक योग, वर्णों का कैसा योग, सार्थक योग। अगर योग सार्थक नहीं है तब वो शब्द नहीं है, वर्णों का सार्थक योग, ये कहलाएगा आपका क्या, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखिए कहाँ से बनेगा, तो तीसरा पॉइंट ये तो वाक्य रहा, ये क्या हुआ, शब्द। इन वाक्यों का निर्माण होगा किससे, शब्दों से। तो इसलिए वाक्य की निर्माणक इकाई क्या होगा, शब्द। तो तीसरा पॉइंट यही लिखना है आपको, क्या, वाक्य की निर्माणक इकाई, वाक्य की निर्माणक इकाई, क्योंकि वाक्य के निर्माण की इकाई हो क्या जाएगी, आपकी शब्द। तो शब्द के संबंध में भी पॉइंट कितने बने, 3। अब बात करते हैं किसकी, वाक्य की। वाक्य आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी परिभाषा दो आपके कथन है, एक तो कथन है कि इन शब्दों का सार्थक योग, और दूसरा है सार्थक शब्दों का योग। वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य की परिभाषा है शब्दों का सार्थक योग, न कि दूसरी परिभाषा है कि सार्थक शब्दों का योग। उदाहरण समझिए, जैसे हम आपसे कहें कि राम खेलता है फुटबॉल या फुटबॉल खेलता है राम, तो इनमें जो शब्द हैं वो शब्द तो अपने आप में अर्थपूर्ण हैं, लेकिन इनका क्रम चूंकि एक अर्थपूर्ण नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं होगा। लेकिन यही अगर कहा जाए कि राम फुटबॉल खेलता है, एक क्रम भी है और इस क्रम का एक अर्थ भी निकल रहा है, तो इसलिए ये एक वाक्य कहलाएगा। तो वाक्य की परिभाषा इसीलिए यही है, क्या, कि शब्दों का सार्थक योग, यानी शब्द भी सार्थक होने चाहिए, उनका योग भी सार्थक होना चाहिए। तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी, सार्थक शब्दों का सार्थक योग, सार्थक शब्दों का सार्थक योग, सार्थक शब्दों का सार्थक योग ही कहलाता है क्या, वाक्य। और चूंकि ये वाक्य इस भाषा की कैसी इकाई है, तो भाषा की न्यूनतम इकाइयाँ थी 3, न्यूनतम मौखिक ध्वनि, न्यूनतम लिखित वर्ण, लेकिन न्यूनतम अर्थक कौन सी, शब्द। लेकिन न्यूनतम इकाई अब ये नहीं होगी, अब ये भाषा की क्या हो जाएगी, पूर्ण इकाई। तो इसमें अगला पॉइंट लिखना है क्या, भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई। तो भाषा की पूर्ण इकाई क्या होगी, वाक्य। इस भाषा की पूर्ण इकाई क्या होगी, वाक्य। इस भाषा की या अभिव्यक्ति के माध्यम की न्यूनतम लिखित इकाई क्या होगी, वर्ण। न्यूनतम सार्थक इकाई क्या होगी, शब्द। न्यूनतम मौखिक इकाई क्या होगी, वर्ण। न्यूनतम इकाई क्या होगी, ध्वनि। और न्यूनतम आपकी मौखिक इकाई भी क्या होगी, ध्वनि। तो ये आपको याद रखनी है। ये भाषा है कौन सी, तो भाषा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हिंदी की। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि निर्माण ध्वनि से होता है किसका, वर्ण या अक्षर का। इस वर्ण से निर्माण होता है किसका, शब्द का। इस शब्द से निर्माण किसका होता है, वाक्य का। और वाक्य से निर्माण किसका होता है, भाषा का। इन्हीं शब्दों को हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, वही कहलाता है हमारी व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जैसे याद रखेंगे, ये ध्वनि है और ये वर्ण है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक विभाग बना देते हैं, जिस विभाग को कहते हैं हम लोग क्या, वर्ण विभाग। क्या कह देते हैं, वर्ण विभाग।
यानी ध्वनि और वर्ण, इन दोनों को मिलाकर ध्वनि में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो ध्वनि के प्रकार होते हैं, हिंदी में ध्वनि के प्रकार होते हैं 3। फिर बात करते हैं किसकी, वर्ण की। तो वर्ण के अंतर्गत हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, यानी स्वर, स्वर के प्रकार, व्यंजन और व्यंजन के प्रकार। उसके बाद एक और टॉपिक आता है आपका वर्ण विच्छेद। तो ये टॉपिक आपके होते हैं कहाँ, ध्वनि से वर्ण तक। ये पूरा विभाग क्या कहलाता है आपका, वर्ण विभाग। फिर बात करते हैं शब्द की। तो शब्द और दूसरा शब्द क्या है, शब्द। शब्द और इसी का एक पर्याय है क्या, पद। इनको हम लोग पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग शब्द विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, शब्द विभाग के अंतर्गत। यानी एक विभाग है आपका वर्ण विभाग, दूसरा विभाग है आपका कौन सा, शब्द विभाग। शब्द विभाग के अंतर्गत हम लोग 4 प्रकार के शब्द पढ़ते हैं। कितने प्रकार के शब्द पढ़ते हैं, 4 प्रकार के शब्द। कौन कौन से, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा विकार के आधार पर यानी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा विकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग कितने प्रकार के शब्द पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, रूढ़, दूसरे शब्द यौगिक और तीसरे शब्द कौन से, योग रूढ़। जिसमें यौगिक के अंतर्गत भी 5 प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से, एक तो संदेश, दूसरा सामासिक, तीसरा उपसर्गीय, चौथे प्रत्ययी और 5वां प्रकार आपका बन जाता है कौन सा, संकर शब्द। फिर बात करते हैं किसकी हम लोग, विकार के आधार पर शब्द की। तो विकार के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होंगे, एक तो विकारी और दूसरे अविकारी। अच्छा, सबसे पहले जान लीजिए कि विकार होता क्या है। तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन किस आधार पर, तो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, इनके आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए वो विकारी, जिनमें ना हो वो अविकारी। तो विकारी शब्द होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कितने प्रकार के, 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर बात करते हैं अविकारी। अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन ना हो। किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष, इनके आधार पर जिसमें परिवर्तन ना हो वो कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन कौन से, 4 प्रकार के। कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर बात करते हैं किसकी, तीसरा विभाग आता है। तीसरा विभाग आपका कहलाता है क्या, वाक्य विभाग। क्या कहलाता है आपका, वाक्य विभाग। वाक्य विभाग के अंतर्गत भी हम लोग 3 आधारों पर वाक्यों को पढ़ते हैं। एक तो रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं, एक तो साधारण वाक्य, दूसरे मिश्रित वाक्य और तीसरे संयुक्त वाक्य। कितने प्रकार के, 3, साधारण, मिश्रित और संयुक्त। ये पढ़ते हैं किसके, वाक्य का एक प्रकार। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग क्रिया के आधार पर वाक्य। जो क्रिया के आधार पर वाक्य होता है उसी को एक दूसरा नाम दे दिया जाता है, कौन सा, वाच्य। नाम क्या दे दिया जाता है, वाच्य। तो वाच्य हम लोग पढ़ते हैं। वाच्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 3, एक तो कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो ये वाच्य के आधार पर है आपके। और एक तीसरा प्रकार पढ़ते हैं वाक्य का, वो होता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द याद रखना, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। विपरीतार्थी का अर्थ है विलोम, समानार्थी का अर्थ है पर्यायवाची, एकार्थी का अर्थ है एक जैसा अर्थ रखने वाले। याद रखें कि एकार्थी का अर्थ एक जैसा अर्थ रखने वाले होते हैं, न कि एक अर्थ वाले। अनेकार्थी का अर्थ होता है कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ। तो 4 प्रकार के अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं। लेकिन वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। कौन कौन से, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और आपके विस्मयादि बोधक। इस प्रकार के टोटल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब इसमें जो आपके स्टैटिक के प्रश्न बन सकते हैं हम बात करते हैं उनकी। तो अब देखिए 3 विभाग हम लोग कुल मिलाकर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। कौन सा, एक तो वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग और तीसरा वाक्य विभाग। अब देखते हैं स्टैटिक के प्रश्न। देखिए सबसे पहले लिखा है कौन सा, ध्वनि। ये शब्द क्या लिखा है, ध्वनि। तो सबसे पहले बता दीजिए, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कौन सी, ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल होती कैसी है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि की चाल कितनी हुई, 332 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा, इसी ध्वनि का एक मात्रक होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, डेसिबल। क्या कहते हैं, डेसिबल। तीसरा, इसी ध्वनि से एक रिलेटेड है कौन सा, मैक। यानी जो आपकी क्रूज मिसाइलें होती हैं उनको, क्रूज मिसाइल जो होती हैं उनकी ध्वनि को मापते हैं किसमें, मैक में। तो ध्वनि का एक मात्रक मैक भी होता है, डेसिबल भी होता है और मीटर प्रति सेकंड तो होता ही है। ध्वनि की चाल होती कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा बात करते हैं कि इसी ध्वनि के साइंस में भी प्रकार कितने हैं, 3। साइंस में भी प्रकार कितने हैं, 3। कौन कौन सी, एक तो श्रव्य, दूसरी अपश्रव्य और तीसरी पराश्रव्य। यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाली अपश्रव्य, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक जो होती हैं वो आपकी क्या से होती हैं,
श्रव्य, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है वो क्या कहलाती है आपकी पराश्रव्य। तो स्टैटिक के प्रश्न कितने बने? 3। एक तो ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। मात्रक एक कौन सा है? डेसिबल, यानी डेसिबल मात्रक किसका है? ध्वनि का। मेक किससे संबद्ध है? तो ध्वनि से। और ध्वनि प्रकार कितने होते हैं? 3। हिंदी में भी 3 प्रकार हैं, लेकिन साइंस में भी 3 ही प्रकार हैं। फिर बात करते हैं किसकी? वर्ण की। इस वर्ण से याद रखते हैं क्या? वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था वर्णमाला वाली नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था कौन सी है? जाति प्रथा वाली। तो इससे हिस्ट्री से रिलेट करेंगे इसको। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कौन सा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण का। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन से? ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख किसका है? वर्ण का। तो वर्णों का उल्लेख, यानी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण है कितने? 4। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। फिर बात करते हैं किसकी? शब्द की। तो इस शब्द में कोई शब्द तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है ये रिटें जारी करता है। रिट में जो शब्द होते हैं वो समानाधिकरण और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपके शब्द ही होते हैं। तो उन शब्द से याद रखेंगे कि इसके अंतर्गत, यानी पॉलिटी से इसको रिलेट करेंगे। एक तो होता है आपका कौन सा? आर्टिकल 32, और एक होता है आपका आर्टिकल 226। तो 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रेट जारी करता है, और 232 के आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन रेट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 32 को जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने क्या कहा है? संविधान की आत्मा, यानी संविधान की आत्मा का किसको कहा है? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 226 को, इसके अंतर्गत क्या होता है? तो राज्य आपका जो राज्य का सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, वो आपका रेट जारी करता है। तो इस शब्द से ये स्टैटिक के प्रश्न बने, इस वर्ण से ये स्टैटिक का प्रश्न बना, इस ध्वनि से ये स्टैटिक के प्रश्न बने। फिर बात करते हैं किसकी? वाक्य की। तो वाक्य के अंतर्गत एक वाक्य आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सत्यमेव जयते। वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। पूछा यह जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद से वाक्य लिया गया है। कौन सा? सत्यमेव जयते, सदा ही सत्य की जीत होती है। ये मुंडकोपनिषद तो पूछा ही जाता है, ये हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण है कि मुंडकोपनिषद जो है ये आपका ब्राह्मण किसका है? तो ये आपका जो अथर्ववेद है उसका ये ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद का उपवेद है ये, अथर्ववेद। तो आपको याद रखना है, यानी स्टैटिक के प्रश्न एक तो यहाँ से बना, यहाँ से बना, यहाँ से बना, यहाँ से बना। फिर बात करते हैं किसकी? भाषा की। तो भाषा से अगर हम रिलेट कर पाएँ तो भाषा से रिलेट करते हैं किसको? एक भाषा होती है कौन सी? फारसी। ये पूछा भी जाता है कि जो मुग़ल थे या जो मध्यकालीन भारत था, इस्लामिक भारत था, उसकी जो दरबारी भाषा थी वो कौन थी? तो वो थी फारसी। तो भाषा से याद रखेंगे कि मुग़लों की जो दरबारी भाषा थी वो कैसे थी? फारसी। वाक्य से याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद किससे संबद्ध है? अथर्ववेद से। सबसे बाद का भी वेद कौन सा है? अथर्ववेद। चौथा वेद, सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। शब्द और पद की बात करेंगे तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपका उच्च न्यायालय। फिर बात करते हैं वर्ण की। तो वर्णों का उल्लेख किस में किया गया है? तो वर्णों का उल्लेख किया गया है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में। फिर बात करते हैं किसकी? ध्वनि की। और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद भी है, ये भी याद रखना है। ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि का मात्रक एक डेसिबल होता है। ध्वनि से संबंध एक मेक भी है, और आपका जो 332 मीटर पर सेकेंड है ये ध्वनि की चाल है। और ध्वनि जो हिंदी में भी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर की न्यूनतम इकाई क्या होती है? कंप्यूटर की न्यूनतम इकाई, कंप्यूटर की न्यूनतम कार्यात्मक इकाई। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की न्यूनतम इकाई तो वो कहलाती है आपकी बिट। और बिट से याद रखेंगे कि 8 बिट होता है 1 बाइट, और 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट। तो इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा, ये भी याद रखेंगे। दूसरा, भारत लोकतांत्रिक राज्य है, तो लोकतंत्र की न्यूनतम इकाई, लेकिन ये न्यूनतम इकाई कहाँ? भारत। तो यहाँ आगे लिख देंगे क्या? भारतीय, यानी भारतीय लोकतंत्र की न्यूनतम इकाई ये आपकी क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। ये क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। तो भारत की लोकतंत्र की न्यूनतम इकाई क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। कंप्यूटर की न्यूनतम इकाई क्या है? बिट। और जो आपका वृक्क होता है, वृक्क याद रखेंगे, वृक्क का अर्थ होता है भेड़िया, और वृक्क का अर्थ होता है आपका किडनी। तो वृक्क की न्यूनतम कार्यात्मक इकाई, कौन सी कार्यात्मक इकाई? न्यूनतम
कार्यात्मक कार्यात्मक इकाई, न्यूनतम कार्यात्मक इकाई, ये कहलाती है आपकी नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आपको पता है कि वृक्क का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, तो उसकी कार्यात्मक इकाई जो होती है वो कहलाती है आपकी नेफ्रॉन्स। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया कि हिंदी के साथ और सब्जेक्ट को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।